चलो बच्चों कंटिन्यू करते हैं अपना मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है। मोल कॉन्सेप्ट में हमने पहली टर्म कर ली है मोल, उसके बाद AMU और उसके बाद एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास के बाद अपन लेते हैं ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ लगा दिया हमने ग्राम एटॉमिक मास। कई बार ऐसे लगता है कि एटॉमिक मास इन ग्राम, बात तो सही है लेकिन इसका मीनिंग अलग है। ये वो मीनिंग नहीं है कि मास ऑफ वन एटम, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 16 ग्राम आपने 16 AMU आपने लिख दिया 16 ग्राम। ये है एटॉमिक मास, ये है ग्राम एटॉमिक मास। लेकिन क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या 16 AMU 16 ग्राम है? नहीं। जैसे 14 AMU 14 ग्राम नहीं है, इतना ग्राम है। तो एटॉमिक मास AMU में है, ग्राम एटॉमिक मास उसी AMU को हटा के ग्राम लगा देते हैं। लेकिन क्या ये अकेले एटम का मास है? दिस इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। बट एक बार सोचो, एक एटम का मास 16 AMU होना चाहिए या 16 ग्राम होना चाहिए? 16 ग्राम तो बहुत ज़्यादा मास है, आराम से देख सकते हैं। 1 ग्राम 2 ग्राम को तो हम आंखों से देख सकते हैं। AMU बहुत छोटा मास है। तो ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम है, लेकिन ये एक एटम का मास नहीं होता। ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए या सिंगल एटम होना चाहिए? ये तो तुम खुद सोच सकते हो कि 16 ग्राम शुड बी मास ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। और बेटा वो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कौन है? 1 मोल। तो अकेले एटम का मास को बोलते हैं एटॉमिक मास, और जब वो 1 मोल एटम्स का मास हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो इट इज द मास ऑफ 1 मोल एटम्स, 1 मोल एटम्स। अब देखो 1 मोल एटम्स का मास हो गया, तो इसके लिए सुटेबल यूनिट कौन सी हो गई? ग्राम, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो एक एटम का मास पता है, तो 1 मोल एटम्स का मास पता करने का जुगाड़ आप सबको पता होता है बेटा, कि एक एटम का मास अगर x है तो 1 डजन का मास कितना होगा? 12x। तो 1 डजन नहीं, 1 मोल का कितना होगा? N टाइम्स ऑफ x। एग्जाम्पल देखते हैं। तो इट इज द मास ऑफ 1 मोल एटम्स। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको दे रखा है एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपको दे रखा है 14 AMU। इसका मतलब आप समझोगे अकेले एटम का मास। फिर आपसे कोई बोले 1 डजन एटम्स, तो मास कितना हो जाएगा? 14 × 12 AMU। फिर आपको कोई बोले 1 मोल एटम्स, तो बताओ क्या करना पड़ेगा? 14 × Na AMU। यही 1 मोल एटम्स का मास है, यही ग्राम एटॉमिक मास है, लेकिन इसको ग्राम में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो बेटा इसको कन्वर्ट करो, AMU को ग्राम में कन्वर्ट करो। AMU में कितना ग्राम होता है? 1/Na ग्राम। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/Na × 1/Na ग्राम। अब ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। व्हाट वी गेट? 14 ग्राम। इस तरह से आप खुद देखो 14 AMU क्या होता है और 14 ग्राम क्या होता है। क्या 14 AMU इक्वल्स टू 14 ग्राम होता है? बिल्कुल नहीं। कौन बड़ा है? 14 ग्राम बड़ा है। होना भी चाहिए, ये अकेले एटम का मास है और ये 1 मोल एटम्स का मास है। चलिए, तो अब आई थिंक वेरी क्लियर हो गया होगा कि बार बार हम ऐसे कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि N टाइम्स करें फिर उसको ग्राम में कन्वर्ट करें। हम तो सीधा क्या बोल देंगे? AMU इज रिप्लेस्ड बाय ग्राम इन ऑर्डर टू फाइंड ग्राम एटॉमिक मास। तो आई थिंक अब ये वेरी क्लियर हो गया होगा। तो हम ये नोट कर सकते हैं बच्चों कि किसी भी एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करना है या फिर 1 मोल का मास लाना है तो आप डायरेक्ट ग्राम लगा दो। तो किसी भी एलिमेंट के 1 मोल का मास लाना अब आपके लिए सबसे इजी हो गया। जो भी एटॉमिक मास होता है उसके आगे G लिख दो, ऑटोमेटिक इट बिकम्स मास ऑफ 1 मोल एटम्स। और अगर बेटा 1 मोल का मास आपको पता चल गया
तो फिर 2 मोल, 10 मोल, 20 मोल, x मोल, y मोल। तो अब फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है कि कितने भी मोल का मास अगर आपको लाना है तो आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। गिवन है तो आप इजीली उससे कैलकुलेट कर लोगे, बाकी तो कैलकुलेशन है सारी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इफ AMU इज रिप्लेस्ड बाय AMU is replaced by gram from atomic mass, then it becomes gram atomic mass, that is mass of 1 mole atoms. Then it becomes ग्राम एटॉमिक मास। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। या फिर बोलो मास ऑफ 1 मोल। एक मोल एटम्स का मास बन जाएगा वो, सीधा हिसाब किताब है। ठीक है, चलो तो कुछ और एग्जांपल अपन लेते हैं इसके। अब तो बहुत ही आसान काम हो गया कि AMU को हटाओ, ग्राम लगा दो। एग्जाम्पल कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के मास में ले लेता हूँ। तो यहाँ हो गया, ये याद रखने के लिए भी है बेटा। इसमें हो गए एलिमेंट्स, इधर उसका एटॉमिक मास, और इधर आ जाएगा मास ऑफ 1 मोल, या फिर ग्राम एटॉमिक मास बोल दो। ध्यान रखना है, दुनिया के किसी भी चीज़ का 1 मोल का मास लाना है तो इधर जो है आपको पता है तो ये भी पता है, सीधा ग्राम लगा देंगे। जैसे पहले एलिमेंट की बात कर लो, हाइड्रोजन है, तो ये हो गया 1 AMU, तो बेटा फिर ये कितना हो गया 1 ग्राम। अब तुमसे कोई पूछे 1 मोल हाइड्रोजन का वेट कितना होगा, 1 मोल हाइड्रोजन एलिमेंट्स एटम्स है, उनका मास कितना होगा, तो आप बोल दोगे 1 ग्राम। अब तुमसे कोई पूछे कि 20 मोल का कितना वेट होगा, तो जब 1 मोल का वेट पता है तो 20 का भी पता है बेटा। तो 1 मोल का वेट 1 ग्राम है तो 20 मोल का 20 ग्राम हो गया। कोई तुम्हें बोले 1 किलोग्राम है एटम्स, कितना मोल है, तो 1 किलोग्राम बोले तो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है तो मोल कैलकुलेट कर लो, रिवर्स भी चल सकते हैं अपन। सिमिलरली हीलियम 4 AMU 4 ग्राम, लिथियम 7 ग्राम। इस तरह से सोडियम, मैग्नीशियम, ये वो हैं जिनके अपन को याद रखने, मोस्ट कॉमन है ये, मतलब फॉस्फोरस, सल्फर जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। 23, 24, 27, 31, 32 ये AMU में आ जाएंगे, ये ग्राम में आ जाएंगे बेटा। तो ये सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है, बार बार रिवाइज करोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखो क्वेश्चन पेपर में गिवन भी होते हैं, लेकिन अगर याद होते हैं तो बेटा टाइम बचता है। कंपटीशन एग्जाम में तो हर जगह पे। चलो सल्फर के बाद अपन आ जाते हैं क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन में या तो 35 होता है, इनमें भी देखो आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फिर हमें लेना पड़ता है एवरेज, लेकिन इनमें क्या होता है, एक आइसोटॉप ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है तो उसका एवरेज जो होता है वो उसके क्लोज ही आएगा एज यूजुअल। यहाँ क्या हो रहा है, 35 और 37 वालों में से कोई भी ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होता, एक 75% होता है और ये दुनिया में 75% होता है, मतलब 35 वेट वाले ज़्यादा होते हैं और ये 25% होता है। तो इनका जो एवरेज आएगा वो किसके क्लोज आएगा, 35 के। तो यहाँ हम एवरेज सभी में ही एवरेज ही यूज़ करते हैं, अभी एवरेज की भी बात करेंगे बेटा, लेकिन इनमें तो ऑलमोस्ट इनके इक्वल आ जाएगा। लेकिन इनका एवरेज ऑलमोस्ट 35 नहीं हो सकता है, 37 नहीं हो सकता है, कितना निकल के आता है 35.5। देखिए 35.5 किसी भी क्लोरीन एटम का मास नहीं है, मास ये है 35 या 37।
लेकिन एवरेज इतना आ रहा है। सब में ही एवरेज यूज करते हैं आगे केमिस्ट्री में, लेकिन इनके एवरेज तो यही ऑलमोस्ट इतने ही निकल के आएंगे। तो इसमें ये याद रखना है अपने को। और इस तरीके से बेटा 35-37 होता है, ये 35.5 AMU हो गया, दिस इज़ 35.5 ग्राम हो गया। इसके बाद आप आ जाओ क्लोरीन के बाद 2-4 और याद रख सकते हो आप, कैल्शियम, पोटेशियम कैल्शियम दोनों, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, ये थोड़ा नीचे चला गया मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ से ले लेंगे। पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, सिल्वर, आयोडीन 39, 40, 56, 65, 108, 127, बहुत ज़्यादा नहीं है, 5-10 है, इनको आराम से याद रख सकते हो आप। ये AMU हो गया, इन्हीं के आगे ग्राम लगा दो तो 1 मोल का मास बन जाएगा। अब आपसे कोई पूछे 1 मोल सिल्वर खरीद के लाओ भाई मार्केट से, तो आप जाके बोल दो कि 1 मोल सिल्वर, तो बताओ 1 मोल सिल्वर कैसे देगा भाई, वो केमिस्ट्री थोड़ी जानता होगा। तो आप कितना ग्राम लेके आओगे, 108 ग्राम। तो आप 108 ग्राम सिल्वर ले आए तो मैं बोल दूंगा ये 1 मोल सिल्वर है। अब मैं बोलूँ कि 10 मोल सिल्वर लेके आओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 टाइम्स कर दो इसका, 1080। तो मुझे आप ये बताओ, यहाँ जो आपके सामने प्रिंटेड है इनके लिए मैं कितने भी मोल का मास पूछ लूँ आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ। जैसे तुमसे कोई पूछ ले व्हाट इज़ द मास ऑफ 10 मोल आयरन, तो 10 मोल आयरन बोले तो 1 मोल का मास आपके दिमाग में होता है 56 ग्राम। अकेले एटम का मास कितना है 56 AMU। इस तरह से हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा मैंने क्या कहा था, मोल कितनी इंफॉर्मेशन रखता है, 2। अब आराम से आप दोनों इंफॉर्मेशन दे सकते हो। जैसे देखो 2 इंफॉर्मेशन कैसे रखता है, और एग्जांपल मान लो आपके सामने लिखा हुआ है 10 मोल आयरन सिंपली, तो यहाँ से आप 2 इंफॉर्मेशन खींच सकते हो इसमें से। लेकिन बेटा खींचने के लिए क्या चाहिए, खोपड़ी चाहिए, दिमाग चाहिए, और दिमाग आप सब लोगों के पास है। क्या 2 चीज़ें, एक तो आप इसका मास बता सकते हो, एक इसमें काउंटिंग बता सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स भी बता सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार दिमाग में सोचो कि इस दोनों का आंसर क्या आना चाहिए। तो मास लाने के लिए तो आपको ये याद रखना पड़ेगा जो मैंने लिस्ट बनाई थी। अभी आप देख देख के बनाओ यार, ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको दिमाग में ऐसे रखना है कि ये मुझे अगर ध्यान रहेंगे तो मैं ज़्यादा इजीली चीज़ों को सॉल्व कर पाऊँगा। तो बताओ 10 मोल का मास याद होता है क्या हमें? नहीं, हमें तो 1 मोल का याद होता है। कितना? 56 ग्राम। तो बताइए कितना जाएगा ये? 560 ग्राम, 10 टाइम्स हो गया। दूसरा कोई कहे कि नंबर ऑफ एटम्स, तो याद करो बेटा 1 मोल का मैंने क्या बताया था आप लोगों को। जैसे 1 डजन होता है, काउंटिंग में डजन की तरह, तो 1 डजन 12 होता है, तो 1 मोल में कितनी काउंटिंग होती है? Na, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो 1 में Na होता है तो 10 में कितना होगा भैया? 10 टाइम्स ऑफ Na। तो ये हो गया 10 टाइम्स ऑफ Na एटम्स होंगे इसमें। अब क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है इतने ग्राम आयरन में कितने एटम होंगे, तो भैया इतने ग्राम में इतने होंगे। अगर और मैथमेटिकल चल रहे हो तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को 10 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 24 एटम्स। अब बताओ क्या आपने एटम्स को एक एक पकड़ के काउंट किया है? आप इतने ग्राम आयरन आराम से वेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? 560 ग्राम आयरन हम आराम से वेट कर सकते हैं। अब उस वेट के अंदर कितने आयरन के एटम्स हैं? क्या आप ऐसे पकड़ पकड़ के काउंट कर सकते हो इतना? सब जानते हैं कि नहीं कर सकते, फिर भी काउंटिंग हो गई। दिस इज मोल कॉन्सेप्ट। हमने वेट किया, सीधे नंबर बता दिए इतने एटम है भैया इसमें, तो बिना काउंट किए हुए ही काउंट कर देते हैं, वही है मोल कॉन्सेप्ट। तो यह इतने एटम्स हो जाएंगे अब उसमें।
इस तरीके से मैं 3 चीज़ें रिलेट हो गई बेटा, देखो मोल, मास और नंबर। कोई भी एक चीज़ दे दे, दूसरी चीज़ आप ऑटोमेटिकली मुझे बता दोगे। इसका ऑल्टरनेट दूसरी चीज़, जैसे मान लो आपको दे दिया एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं, तो आपको दे दिया है 4 ग्राम एल्यूमिनियम, 54 ग्राम एल्यूमिनियम। अब क्या तुमसे इसमें रिवर्स नहीं पूछ सकता? तुमसे नहीं पूछ सकता हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आर देयर, कितने मोल हैं यहाँ पे? तो बेटा जैसे मोल से मास लाते हैं तो रिवर्स तो कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? दिमाग होना चाहिए, तो दिमाग तो है तुम्हारे पास। तो यहाँ से भी फिर वही 2 इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, एक मोल, और अगर मोल मुझे मिल गया तो फिर तो काउंटिंग भी मिल जाएगी मुझे, नंबर ऑफ एटम्स। इस तरह से मैं आराम से रिलेट कर सकता हूँ अगर मैं ध्यान से चीज़ों को सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ तो प्यारे बच्चों याद करो, अब 1 मोल का मास खोपड़ी के अंदर लेके आओ। 1 मोल का मास कितना था? लिस्ट में देखो, या तो या खोपड़ी में जो लिस्ट बनी है उसमें देखो, 27 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल। तो 27 में 1 मोल होता है, तो 27 का डबल कितना है ये, तो ये कितना मोल आ गया? 2 मोल। और बेटा अगर 2 मोल आ गया तो काउंटिंग तो हमें पता ही होती है, 1 मोल में Na होता है, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ Na। ये देखिए ऐसे चलेगा अपन। तो ऐसा तो अब तुम ये भी समझ गए होंगे कि ये तो अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, लिमिटेड कंटेंट्स और अनलिमिटेड क्वेश्चन। चलो बच्चों, तो आई थिंक आराम से इनको रिलेट कर सकते हैं, और इनके लिए कुछ शॉर्टकट और फॉर्मूले भी डिज़ाइन कर लेंगे, लेकिन वो बाद में है। पहले हमें पूरा आना चाहिए उसका बेस क्या है, उसके बाद तो फिर फॉर्मूले टाइम सेविंग के लिए होते हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो समझ में आना चाहिए कि मोल कॉन्सेप्ट का सस्पेंस क्या है। तो जो लिस्ट हमने बनाई है यार वो सब लोगों को याद कर लेनी है, या फिर ऐसे दिमाग में रखना है कि हमें ये याद हो तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। दिस इज ऑल अबाउट 4 ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट टर्म इज रिलेटिव एटॉमिक मास। हेडिंग डालिए RAM, राम, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ध्यान दो इसमें बच्चों, क्या हम एटॉमिक मास पढ़ चुके हैं? बिल्कुल पढ़ चुके हैं। केवल रिलेटिव वर्ड को हटा ले तो ये तो एटॉमिक मास ही तो है, और रिलेटिव का मतलब होता है किसी के रेस्पेक्ट में। अब रेस्पेक्ट का क्या मतलब होता है? जैसे इस मार्कर का मास है x ग्राम, इसका मास है y ग्राम, ये है इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट, एब्सोल्यूट मास। इसका मास इसके रेस्पेक्ट में लाना है तो कैसे लाएंगे? जैसे मान लो बेटा ये है 2 ग्राम और ये है 4 ग्राम, तो मैं 2 और 4 बोल रहा हूँ तो इंडिविजुअल है, लेकिन मैं ऐसे बोल दूँ मास ऑफ दिस मार्कर इज हाफ ऑफ दिस, तो भी मैंने बोल दिया मास ऑफ दिस मार्कर इज हाफ ऑफ मास ऑफ दिस, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये बोलने में क्या किया हमने? डिवाइड किया, इसका मास था 2, इसका मास था 4, तो ये जो मैं मास बोल रहा हूँ वो किसका बोल रहा हूँ? मार्कर का। तो जिसका मास हमें बोलना है वो डिवाइडेड बाय जिसके रेस्पेक्ट में बोलना है वो ये हो गया कि ये 4 है तो 4 के रेस्पेक्ट में ये 2 है, मतलब हाफ है उसका। इसका उल्टा मार्कर के रेस्पेक्ट में इसका मास बोलूँ तो कैसे बोलूँगा? मास ऑफ दिस इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ दिस, तो इसका मास बोलना है तो ये आ जाएगा 4, किसके रेस्पेक्ट में? मार्कर के, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स आ गया। तो बिल्कुल यही लॉजिक एटम्स में भी यूज़ करेंगे। अब कैसे एटम्स में यूज़ करेंगे बेटा? तो जैसे मान लो ये एक एटम है, दिस इज नाइट्रोजन एटम। अब इस नाइट्रोजन का इंडिविजुअल अकेला मास है कितना? 14 AMU। ये तो है एटॉमिक मास। हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास किसी के रेस्पेक्ट में। अब मेरे को दूसरा एटम लेना पड़ेगा। मान लो ये दूसरा एटम, मैंने कोई रेफरेंस एटम ले लिया जिसको अपन कार्बन वाला एटम लेते हैं, ये कार्बन एटम है, इसका मास कितना है? 12 AMU। अब इसके रेस्पेक्ट में इसका मास लाना है तो डिवाइडेड बाय 12 AMU, दिस इज रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन। तो कार्बन के रेस्पेक्ट में नाइट्रोजन कितना टाइम्स है? तो 14 AMU अपॉन 12 AMU। लेकिन अब देखो 12 से डिवाइड करना थोड़ा सा भारी होता है, तो इसको 1/12 कर लेते हैं। कार्बन के मास का 1/12
याद करो क्या था, 1/12, भूल गए होंगे बेटा, याद है? कार्बन का एटम 12 टुकड़े, फिर एक टुकड़े को हमने क्या बोला था, 1 AMU। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 1 AMU के रेस्पेक्ट में कितना टाइम्स है कोई, तो ये 1 AMU के रेस्पेक्ट में ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बताओ क्या डेफिनेशन आ गई, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ मास ऑफ एटम एंड 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। यही तो डेफिनेशन है। रिलेटिव का मतलब रेशियो लेना है, किसका? जिसकी बात कर रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में? कार्बन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो डेफिनेशन फिर दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम एंड 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ C12 एटम। बस इतनी सी बात है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, AMU से AMU कट गया, तो 14 AMU कितना टाइम से AMU का? 14 टाइम्स। तो बेटा ये आंसर आ गया हमारा 14। दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास, और AMU चिपका देंगे तो वो हो जाएगा एटॉमिक मास। तो कुल मिला के बाद क्या है, यूनिट गायब हो जाएगी बस, और कुछ भी नहीं है। तो इट इज द रेशियो ऑफ एटॉमिक मास एंड 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ C12, दैट्स ऑल। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे बेटा, RAM, ये आ गया ऊपर एटॉमिक मास, ये डिनोमिनेटर में आ गया 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ C12। अब बेटा C12 का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 AMU। तो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, दैट इज AMU। ये कर चुके थे हम ऑलरेडी, अपॉन 1/12 इंटू 12 AMU। AMU से ये AMU कैंसिल आउट हो गया, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। व्हाट वी गेट? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब ये यूनिट लेस होता है, सिंपली कोई यूनिट नहीं होती इसमें। एग्जाम्पल, अगर मैं नाइट्रोजन की ही बात करूं तो 14 AMU, 14 ग्राम और सिंपली 14। तो बेटा ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? तीनों वेरी क्लियर हैं। ये एटॉमिक मास है, ये ग्राम एटॉमिक मास है, और ये रिलेटिव एटॉमिक मास। मैथमेटिकल वैल्यू तो सेम है, लेकिन सबका मीनिंग अलग अलग है। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर RAM। अब लास्ट आता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, फिर वही बात आ गई बेटा, एवरेज को हटा दें तो क्या है? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो, अकेले सिंगल एटम का मास। फिर एवरेज की क्या ज़रूरत पड़ रही है? तो इस बात को ऐसे समझो कि मान लो मेरे पास है कोई एटम है, ये सपोज ये कार्बन ही ले लेते हैं, या क्लोरीन ले लो, दिस इज क्लोरीन एटम। अब इसका वेट किया हमने, तो एक एटम का तो एक ही आएगा। मान लो मेरे पास 2 एटम ले लेता हूँ मैं, दोनों ही क्लोरीन के एटम हैं, क्लोरीन एटम है, ये रहा, एक ये है, ये भी क्लोरीन का ही है, ये भी क्लोरीन का ही है। दोनों का वेट करो, बैलेंस पे रखो। इसका वेट किया तो आ गया 35 AMU, इसका वेट किया तो आ गया 37 AMU। अब खुद सोचो बेटा, अच्छा दोनों क्लोरीन कैसे हैं? ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन,
तो एटम की आइडेंटिटी क्या होती है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें भी 17 प्रोटॉन है, इसमें भी 17 प्रोटॉन है, दैट्स वाई नेम ऑफ दीज एटम्स क्लोरीन। इन एटम्स का नेम है क्लोरीन। कोई भी हो, अगर प्रोटॉन 17 है तो वो क्लोरीन होगा, 6 प्रोटॉन है कार्बन होगा। तो किसी एटम की आइडेंटिटी, चेहरा, उसकी शक्ल क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कोई भी एटम अननोन आपके सामने आके खड़ा हो गया, अब आप देख रहे हो भैया ये कौन सा एटम है, तो आप उससे पूछो हाउ मैनी प्रोटॉन्स यू हैव, आपके पास कितने प्रोटॉन हैं। वो कहेगा मेरे पास 8 प्रोटॉन है, तो आप कहोगे हमने आपको पहचान लिया, आप ऑक्सीजन हो। अगर वेट पूछ रहे हो तो वेट से नहीं पहचान पाएंगे हम। जैसे देखो बेटा, इसका वेट पूछा, ये बोलेगा 35, ये बोलेगा 37, तो फिर हमारे लिए तो ये अलग अलग चीज़ है। तो वेट से आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर 10 एटम्स हैं और 10 के 10 में प्रोटॉन्स सेम हैं तो वो सेम एलिमेंट है। ठीक है, अब तुमसे पूछे व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो आप खुद समझ जाओगे कि क्लोरीन के सिंगल एटम का मास 35 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है। फिर क्या बोले, तो इस केस में हमें क्या लेना पड़ता है, एवरेज लेना पड़ता है, क्योंकि कहीं से भी हम क्लोरीन का सैंपल कलेक्ट करके लाएंगे, उस क्लोरीन के सैंपल में तो दोनों ही आएंगे, तो फिर हम क्या करें, तो इसलिए हमें एवरेज लेना पड़ता। हाँ, अगर सारे एटम्स का मास 35 होता, जितने भी क्लोरीन के एटम लाए, मान लो आप 100 एटम पकड़ के लाए और सभी का मास 35 होता, तो फिर उनका एवरेज भी 35 होता, फिर हमें एवरेज लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट बोल देते एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज़ नथिंग बट 35, और उस केस में हम बोलते इसके कोई आइसोटॉप नहीं है। लेकिन आइसोटॉप्स होने की वजह से हमें क्या डिफाइन करना पड़ता है बच्चों, एवरेज। अब तुमसे कोई पूछे कि इनका एवरेज क्या होगा, तो तुम लोग 36 बोल देते हो। अरे हमें ये थोड़ी पता है कि 2 ही एटम है, जो भी आप सैंपल कलेक्ट करके ला रहे हो उस सैंपल में 35 वाले भी खूब सारे एटम होते हैं और 37 वाले भी खूब सारे एटम होते हैं, तो फिर एवरेज कैसे लाओगे, तो ये आप अच्छी तरह जानते हो एवरेज कैसे लाते हैं। 35 वाले जितने भी हैं उन सबको ऐड करो, 37 वाले जितने भी उन सबको ऐड करो और टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, तो टोटल वेट अपॉन टोटल नंबर, तो पर एटम मास निकल के आ जाएगा। यार मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, मैंने क्या बोल दिया है कि आपके पास कोई सैंपल है, उसमें खूब सारे एटम्स हैं, आपको उनका मास का एवरेज लेना है, तो क्या करते हैं, सबके मास को ऐड कर दो, नंबर से डिवाइड कर दो। अब सबके मास में 2 ही टाइप के मास हैं, कुछ 35 वाले हैं, कुछ 37 वाले हैं, तो 35 वालों का टोटल मास कैलकुलेट कर लो, 37 वालों का टोटल मास कैलकुलेट कर लो, दोनों को ऐड कर दो, तो पूरा मास आ जाएगा और नंबर से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। चलो, तो आई थिंक ये वेरी क्लियर हो गया होगा कि वाई वी डिफाइन एवरेज एटॉमिक मास। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटॉप्स वी हैव टू डिफाइन एवरेज एटॉमिक मास। तो ड्यू टू आइसोटॉप्स वी हैव टू डिफाइन एवरेज एटॉमिक मास, हमें एवरेज एटॉमिक मास डिफाइन करना पड़ता है। अब वो क्या होता है, ये वेट का एवरेज होता है सिंपली। तो कैसे लाएंगे, एवरेज एटॉमिक मास इज नथिंग बट टोटल मास अपॉन टोटल नंबर, टोटल मास अपॉन टोटल नंबर। अब मान लो किसी एलिमेंट के 2 आइसोटॉप्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, यहाँ समझ लो इस बात को कि कोई एलिमेंट है, इस एलिमेंट के ये आइसोटॉप्स हैं, एक को मैं बोल देता हूँ ए या पी क्यू बोल दो, ये है क्यू, 2 आइसोटॉप है अलग अलग। अब बताओ इसका खुद का एटॉमिक मास होगा कि नहीं होगा, इसके एटॉमिक मास को मैं बोलता हूँ A1, इसके एटॉमिक मास को मैं बोल देता हूँ A2। नेचर में ये कितना परसेंट है, मान लो ये X1% है,
तो दूसरा कितना हो गया x2%, दोनों का सम कितना हो गया 100%। ये है परसेंटेज अबंडेंस इन द नेचर। ये अबंडेंस और ये एटॉमिक मास। तो मुझे बताओ A1 मास वाले कितने एटम हैं 100 में? x1। अगर मैं टोटल 100 लेता हूँ तो x1 दिस इज काउंटिंग, जैसे मान लो बेटा मैं बोल रहा हूँ कि 25% है ये टोटल 100 में से, तो काउंट करोगे तो 100 में से 25 आ जाएगा। तो A मास वाले इतने एटम हैं, A2 मास वाले इतने एटम हैं। तो मुझे बताओ इतने एटम्स का टोटल मास कैसे कैलकुलेट करोगे? मान लो ये 25% था, इसका मतलब है 100 में से 25 एटम्स A1 वाले हैं। तो A1 प्लस A1 प्लस A1 प्लस A1 कितने टाइम्स करना पड़ेगा? 25 टाइम्स। तो भाई उसको 25 टाइम्स ऐड क्यों करें, पागल है क्या? हमारे पास दिमाग है, डायरेक्ट 25 से मल्टीप्लाई कर दो। रिपीटेटिव एडिशन ही तो मल्टीप्लिकेशन होता है यार। तो आई थिंक बच्चों ये वेरी क्लियर होगा कि इस आइसोटोप का मास कैसे कैलकुलेट करोगे। A1 x1 इसका मास आ गया। सिमिलरली इनका मास कैसे कैलकुलेट करोगे? प्लस A2 x2, और भी है तो प्लस होता जाएगा, मान लो और आ गया उधर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर यही तो है, x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन, और डिनोमिनेटर में तो 100 हो जाएगा ये। तो यही है एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला। अगर मुझे परसेंटेज अबंडेंस और एटॉमिक मास पता है तो मैं आराम से एवरेज कैलकुलेट कर सकता हूँ। वेयर x1 प्लस x2 प्लस, ये सब जानते हैं कि परसेंटेज का सम कितना होगा 100 होगा। एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं बेटा इसका। ये रहा क्लोरीन एग्जिस्ट इनटू 2 फॉर्म्स Cl35 एंड Cl37। इनकी परसेंटेज अबंडेंस है, इनकी परसेंटेज अबंडेंस 75% है और ये 35% है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 100 एटम्स पकड़ के लाओगे कहीं से तो उसमें से 75 35 35 35 वाले होंगे, और 25 जो होंगे वो 37 मास वाले होंगे। तो अगर आपसे को बोले कि इसका टोटल मास कैलकुलेट करो तो 75 इंटू 35 कर देंगे, 25 इंटू 37 कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। A1, what is A1? This is A1. What is X1? 75. Plus what is A2? 37. What is X2? 25. और कोई है नहीं, दो ही दे रखे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल 100, यही होगा 35.5। तो बेटा क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 लेते हैं, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट एवरेज होता है, क्योंकि एवरेज एवरेज बोलना नहीं, बार बार एवरेज क्यों बोलेंगे। तो केमिस्ट्री में हम जो एटॉमिक मास यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? एवरेज एटॉमिक मास होता है। बोलते नहीं है बट होता है, एवरेज एटॉमिक मास है। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा जितने भी एटॉमिक मास है वो फ्रैक्शन में आते हैं, 0.00 ये 0.89 ये, तो वो सारे एटॉमिक मास नहीं है, वो क्या है? एवरेज एटॉमिक मास है। तो कमेंट भी कर सकते हैं, द एटॉमिक मास गिवन इन द पीरियोडिक टेबल आर एवरेज एटॉमिक मास। और हमें एवरेज क्यों यूज करना पड़ेगा? क्योंकि हम बेटा जो भी रिएक्शन करेंगे, जो भी कोई सैंपल कलेक्ट करके लाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आइसोटोप को अलग करके फिर रिएक्शन करवाएंगे। जो भी सैंपल नेचर से मिला डायरेक्ट उसकी रिएक्शन स्टडी करनी पड़ती है हमें, इसलिए हम एवरेज वाला ही यूज करते हैं। तो ये एटॉमिक मास से रिलेटेड मामला कंप्लीट। एटॉमिक मास में 4 टर्म्स आ गई, अकेला एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। तो कुल मिला के हमने 6 टर्म्स कंप्लीट करनी है, इंक्लूडिंग मोल एंड AMU। ठीक है, ओके।